वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। यह सारी तस्वीरें भारत के पॉश एरियाज की हैं जो इस बार के मानसून में बह चुकी हैं। आखिर हर मानसून में भारत में ही क्यों बाढ़ आता है? हर बार बारिश के मौसम में भारत सरकार की नाहिली क्यों सामने आ जाती है? हेलो फ्रेंड्स, गॉडफादर एंटरटेनमेंट में आपका फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में भारत सरकार के घटिया मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बातें करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज जहां भारत को विश्व का 5वां ग्रेटेस्ट इकोनॉमी वाला देश माना जाता है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री होने का तमगा मिला है, उस देश में हर साल बारिश से और बाढ़ से लाखों करोड़ों रुपए और लोगों की जान चली जाती है। आखिर क्यों भारत में ही ऐसा होता है? खुद को हम चाइना से कंपेयर करते हैं, नेक्स्ट सुपर पावर कंट्री बनना चाहते हैं और एक प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है यह। सभी देशों में लोग बारिश के मौसम का बेसब्री से इंतजार करते हैं, इस मौसम के मजे लेते हैं, मगर मात्र देश भारत है जहां बरसात में नालियों का पानी सड़क पर बहता है, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं और सड़कों पर तो नाव तक चलने लगती है। यह हाल होता है भारत का, तो सोचिए कि साल 2075 तक हम कैसे अमेरिका के जीडीपी तक पहुंच सकते हैं। इस नाव की रफ्तार से तो मुझे लगता है भारत कभी भी इस एरा में तो डेवलप्ड देश में नहीं शुमार हो पाएगा। माना कि बारिश एक नेचुरल कैलेमिटी है, मगर फिर भी आज के एडवांस मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में बैठे वैज्ञानिक इसकी प्रिडिक्शन पहले ही कर लेते हैं और यहाँ तक कि कितनी सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है यह भी प्रिडिक्ट कर लिया जाता है। फिर भी गवर्नमेंट कोई ठोस कदम नहीं उठाती, क्योंकि उन्हें क्या है, वे तो बारिश का लुत्फ आराम से उठाती है, कभी फ्रांस तो कभी अमेरिका में जाकर। दिक्कत तो उन आम लोगों को होती है जो मेहनत की कमाई से निकम्मे सरकार को टैक्स पे करती है। अब बात करते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ चैनलों में सुना होगा कि दिल्ली में बाढ़ आ चुकी है। बहुत सारे पॉश एरिया में पानी भर चुका है, जैसा कि एनसीआर, गुड़गांव, रविंद्र नगर, मालवीय नगर इत्यादि। यह कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जो दिल्ली सरकार और भारत सरकार के निकम्मेपन को बयां करती है। सोचिए, भारत की राजधानी कहे जाने वाली दिल्ली का यह मंजर है। दरअसल दिल्ली में सिर्फ पॉलिटिकल मसलों का ही हब नहीं है, दिल्ली हमारे देश को ग्लोबली रिप्रेजेंट करती है। कम से कम यहाँ तो प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, सीवेज सिस्टम और प्री प्लान्ड स्ट्रक्चर होना ही चाहिए था। दरअसल अगर यह सारा पानी लगातार बारिश होने की वजह से होता तो अलग बात थी, मगर दिल्ली की यह हालत इम्प्रॉपर डैम वाटर मैनेजमेंट की वजह से हुआ है। दरअसल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आने की वजह से हथनी नामक डैम में पानी ओवरफ्लो होने लगी और करीबन 1 लाख क्यूसेक पानी को दिल्ली और नॉर्थ साइड के इलाकों में छोड़ दिया गया और अभी करीबन 3 लाख क्यूसेक पानी उस डैम से छोड़ना बाकी है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तो देश की हालत और बिगड़ने वाली है। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, मुंबई, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्य के भी यही हाल है। दरअसल बाढ़ आने के 3 कारण होते हैं। पहला, प्राकृतिक कारण जैसे भारी बारिश या स्नोफॉल। दूसरा, मानव निर्मित कारण जैसे ग्राउंड वाटर का ज़्यादा पंपिंग करना या पेड़ों की कटाई करना। तीसरा, प्राकृतिक कारण के साथ साथ मानव कारण। और भारत में जो यह बाढ़ आई है वह मानव की गलतियों की वजह से आई है, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड वाटर की अत्यधिक पंपिंग की जाती है, जंगलों का खत्म किया गया, घटिया डैम बनाए जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ डैम का रिकंस्ट्रक्शन भी नहीं होता है। जो जैसा चल रहा है बस चल रहा है, किसी को कुछ मतलब नहीं है। आपने यह कभी नहीं सुना होगा कि अमेरिका, फ्रांस, चाइना या ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बारिश की वजह से डूब गई है। यह तो केवल भारत है जहां हर बारिश में पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड टूटता ही रहता है और बारिश की वजह से हर साल सरकार की बनाई हुई सड़कों और पुल का पोल खुल जाता है। यहाँ तक कि दुबई कहे जाने वाले एनसीआर और नोएडा में नाव तक चलने लगती है। यह कुछ तस्वीरें हैं जो नोएडा, एनसीआर और गुड़गांव की हैं। सभी जगहों पर सड़कों का हालत बद से बदतर है। यह एक बहुत कड़वा सच है, मगर सरकार को देश और देशवासियों की कोई चिंता नहीं है और ना ही देश की डेवलपमेंट की। सोचिए जरा, केवल भारत में बाढ़ की वजह से 17 लाख लोग प्रति वर्ष अफेक्टेड होते हैं, फिर भी सरकार फ्लड्स मैनेजमेंट
को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाती। अगर हम दिल्ली की बात करें तो चुनाव के वक्त मुफ्त में मुर्गा और दारू बांटा जाता है। बस इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हमारा देश किस ओर तरक्की कर रहा है। हैनली एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 2.5 लाख बुद्धिजीवी और अल्ट्रा रिच भारतवासियों ने 2022 में भारत देश को छोड़ दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में क्या चल रहा है। जिसके पास पैसे हैं या जो टेक्निकल नॉलेज रखते हैं वे भारत में रहना नहीं चाहते हैं, और रहेंगे भी क्यों। यहाँ सरकार इन्वायरमेंट पर ध्यान नहीं देती, ना पॉल्यूशन पर। यहाँ तो बस केवल एमएलए की सैलरी बढ़ाई जाती है। अभी हाल ही में दिल्ली असेंबली ने तकरीबन 66% की बढ़ोतरी किया गया है एमएलए की सैलरी में। भारत में बस कुर्सी चाहिए लोगों को, और उसके बाद तो ना जाने उनके कितने जनरेशन कंफर्ट की लाइफ जिएंगे। पर्यावरण का भी कुछ ऐसा ही बुरा हाल है। जिस दिल्ली को भारत की कैपिटल और पॉलिटिकल हब माना जाता है और जहां तकरीबन देश का 32 करोड़ जनसंख्या रहता है, उस दिल्ली की हवा सबसे ज़्यादा जहरीला है। विश्व के 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में इंडिया के 6 शहर शामिल हैं: दिल्ली, दरभंगा, भिवाड़ी, आसोपुर, न्यू दिल्ली और पटना। तो सोचिए यह कितनी शर्मसार कर देने वाली बात है। मुझे तो यह समझ नहीं आता कि आखिर भारत इतना पॉल्यूटेड हुआ कैसे। ना आप कुछ बनाते हैं, ना चाइना की तरह एडवांस टेक्नोलॉजी रखते हैं, ना ही पेंटागन जैसे शहर हैं, फिर भी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कैसे। तो दरअसल यह पॉल्यूशन भी इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के कारण हुआ है। यहाँ सड़कों से लेकर नदियों तक कचरा फेंका जाता है। डंपिंग यार्ड भी शहरों के नज़दीक ही बनाए जाते हैं, और कहीं कहीं तो यह भी नहीं होते हैं। प्लास्टिक्स को धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। बस यही कारण है कि एयर पॉल्यूशन इंडेक्स में भारत के 6 शहर शामिल हैं। क्या आपको पता है, अगर कोई व्यक्ति दिल्ली की हवा में सांस ले रहा है तो इसका मतलब वह अपनी ज़िंदगी का 10 साल खो रहा है। सोचिए कितनी गंभीर बात है यह। कुछ ऐसा ही बुरा हाल भारत के नदियों का भी है। बम्बई में एक नदी है जिसका नाम है रिवर मिट्टी। यह बस नाम का नदी है, बाकी यह पूरी तरह से नाली बन चुकी है। तकरीबन 13 साल से लगातार इस नदी में हाईली एसिडिक कचरे फेंके जा रहे हैं, जिससे ना जाने कितनी बीमारियां फैलती हैं। इससे बुरा बात तो यह है कि जहां इस नदी के बगल में गुजरना मुश्किल है, वहां पूरा झुग्गी झोपड़ी बसी हुई है। सोचिए वे लोग कितनी बीमारियों का सामना करते होंगे। ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने इसे साफ करने का जिम्मा नहीं उठाया। सरकार ने तो बाकायदा 1500 करोड़ रुपए बीएमसी को दिए ताकि नदी साफ करवाया जा सके, मगर वह सारे पैसे कर्मचारियों में बांट लिया गया और मिट्टी नदी का हाल वैसे का वैसा ही रह गया। और यही कारण है कि भारत करप्शन इंडेक्स में 50वें स्थान पर आता है। भारत में हर साल आप करप्शन का उदाहरण देख सकते हैं, चाहे वह जॉब हो या इलेक्शन या एग्जामिनेशन या रोड कंस्ट्रक्शन। अभी हाल ही में बिहार के भागलपुर में थोड़ी सी बारिश में पुल ढह गया, और जब पत्रकारों ने बिहार के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा तो अपनी नाहिली छुपाते हुए उन्होंने कहा कि पुल ठीक से नहीं बना था। अरे भाई, जब पुल ठीक से नहीं बना था तो आपने क्या फूंक कर उसे पब्लिकली ओपन कर दिया था। पटना हाईकोर्ट ने भागलपुर पुल पर कड़ी एक्शन लेते हुए कहा कि भागलपुर पुल कॉन्ट्रैक्टर्स की ढिलाइयों की वजह से टूटा है, और 14 महीने में यह दूसरी बार है जब यह पुल टूटा है, और तकरीबन 1710 करोड़ का नुकसान हुआ है। आखिर इसका जिम्मा कौन लेगा? कब तक आम जनता सरकार की भ्रष्टाचार की बलि चढ़ती रहेगी? भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सही समय पर और सही तरीके से पूरा नहीं होता। कुछ यही हाल नोएडा के परथाला फ्लाईओवर का भी हुआ था। इस एक फ्लाईओवर को बनाने में 2.5 साल से ऊपर का समय हो चुका था। ट्रैफिक से परेशान लोगों ने इसे खुद से ही जबरदस्ती इनॉग्रेट कर दिया। यह सिर्फ दिल्ली और बिहार का ही हाल नहीं है, पूरे भारत का यही हाल है। हमारा देश केवल दिखावे में जी रहा है। ग्राउंड लेवल की हालत बद से बदतर है। यहाँ पर किसी सरकार को जनता की परवाह नहीं है, उन्हें तो बस अपने एमएलएस की परवाह होती है। अभी हाल ही में कर्नाटक के स्पीकर ने प्रेजेंट और एक्स एमएलए के लिए वीवीआईपी लेन की मांग रखी है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ बस सरकार अपना उल्लू सीधा करती है। जनता मरे या जिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक करप्ट इंजीनियर, करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे तब तक भारत कभी विकास नहीं कर सकता। भारत की नीति पूरी तरह से खोखली है। कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि मैं लेफ्टिस्ट हूँ या लेफ्ट विंग का सपोर्टर हूँ, तो उन लोगों से मैं यह कह देना चाहता हूँ कि सरकार आपको लेफ्ट और राइट विंग में ही घुमाती रह जाएगी। खुद को अवेयर करो, भारत की सारी नीतियाँ समझ आ जाएंगी। तो आप भारत के मैनेजमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।